आज स्वाध्याय हम शुरू करने से पहले देवावाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हमने पिछले स्वाध्याय के सेशन में कल हमने देखा, दो तरह की हमने कहानियों के बारे में जाना। और उसमें पहला था एक वॉल्टर स्कॉट की कहानी, जो कि खुद का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, पर कुछ कारणों की वजह से उन्हें उस बिजनेस में लॉस हो गया और फिर उनके पार्टनर्स ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर उनके दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के वजह से ही उन्होंने संकल्प किया और उसी क्षेत्र में वो लिखने का कार्य करते थे और वहीं पे उन्होंने छापने प्रिंटिंग प्रेस खोला था। तो उसी में उन्होंने अपने कार्य को मनोलग्न से किया। तो फिर उनकी परिस्थितियां ही बदलते चली गई और उनको उनके बिजनेस में काफ़ी फायदा होने लग गया। लोगों को भी उनके कंटेंट्स पसंद आने लग गए। सो ये हमने देखा था कि अगर हमने दृढ़ निश्चय किया है और बिना कोई झिझक के उस कार्य को हम करें, तो वो हमें वहाँ ज़रूर सफलता मिलती है। उसके बाद हमने नाविक लड़के का उत्साह, इस पे एक कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का है जो कि नाव चलाता है और जो वो नदी से लोगों को पार कराता है। तो उसी में उस की मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो कि नदी पार करना चाहता था। तो वो उसकी नाव पे बैठा था। तो वो एकदम से उससे पूछता है कि तुम्हारे बाबा की मृत्यु कैसी, मतलब तुम्हारे दादाजी की मृत्यु कैसी हुई। तो वो एकदम से शॉक हो गया पहले तो, और फिर बाद में धीरे नम्र आवाज में बताता है कि नदी में नाव चलाते चलाते पानी की लहर इतनी बढ़ गई कि वो उसमें डूब के उनकी मृत्यु हो गई। फिर पूछते हैं कि पापा की मृत्यु कैसे हुई, तो पापा की भी मृत्यु उसी तरह हुई। तो उससे पूछा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु इसी कार्य को करने से हुई है, तो तुम भी ये कार्य क्यों करते हो। तो उस पे वो उनको पलट में दूसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई, तुम्हारे बाबा और पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो उन्होंने कहा घर में ही बीमारी के कारण बिस्तर पर ही वो होने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उस पे फिर वो बच्चा उनको बोलता है कि अगर उसी घर में आपके बाबा और पापा की मृत्यु हुई है, तो उसी घर में आप कैसे रह रहे हो, आप क्यों रह रहे हो। तो वो जवाब उसने बहुत ही सोच समझ कर दिया। और फिर इसमें उनका कहना ये था कि ऐसे मतलब अपना हमें किसी भी परिस्थिति से हमें अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। साहस से उस परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए और उसी में उन्नति की आशा रखनी चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं। उन्नति और विकास का मार्ग
कठिनाइयों के कंकरीले पथ से ही जाता है। जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से घबराता है, उसे उन्नति की आकांक्षा नहीं करनी पड़ती। उन्नति का अर्थ ही ऊंचाई है, जिस पर चढ़ने के लिए अधिक परिश्रम करना होता है। समतल पर चलने की अपेक्षा कहीं अधिक पसीना बहाना पड़ता है। पतन की ओर चलने में मनुष्य को न तो कोई विश्राम करना पड़ता है और न उसे अधिक विलंब लगता है। यदि दो आदमियों में से एक को निम्नगामी और दूसरे को ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलाया जाए, तो जहाँ एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के लिए ऊर्ध्वगामी को 1 दिन लगेगा, वहां निम्नगामी को कोई परिश्रम न करना पड़ेगा। ऊर्ध्वगामी पसीना पसीना हो जाएगा। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्नति का जो मार्ग है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। बहुत उसमें रास्ते बहुत कठिन होते हैं। तो उन्नति का मतलब होता है ऊंचाई की तरफ जाना, मतलब अपने आप सेल्फ डेवलपमेंट करते रहना, किसी भी कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। लेकिन जो समतल मतलब जो लो लेवल के लोग होते हैं, जो अपना उन्नति नहीं देखते, वही कार्य वो रोज करते रहते हैं, तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और वो ज़्यादा परिश्रम करते हैं। तो अगर दो आदमियों को कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है, जो निम्नगामी है मतलब जो समतल पर चलते हैं, और जो ऊर्ध्वगामी है जो उन्नति की मार्ग पर चलते हैं, तो उनको अ, एक सक्सेस एक गोल दिया जाए कि उनको वहां तक चलना है, तो उसमें वो ऊर्ध्वगामी को जो ऊपर की ओर चलता है, उसे ज्यादा मेहनत लगेगी, उसे दिन भर का समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, जबकि जो निम्नगामी है जो समतल पर चलता है, उसे ज्यादा परिश्रम नहीं करना होगा, वो आसानी से पहुंच जाएगा। और ऊर्ध्वगामी जो ऊंचाई की ओर चलने वाला इंसान है, वो पसीना पसीना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है। तो उन्नति के मार्ग में कठिनाइयां स्वाभाविक है। यदि ऐसा न होता तो संसार में सभी महान बन सकते थे। कोई साधारण सामान्य अथवा पतित होता ही नहीं। कठिनाइयों पर विजय पाने का संकल्प जागृत रहे तो वह पूरा होगा ही। तो उन्नति का मार्ग बिल्कुल भी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, और इसी तरह सभी जो महान व्यक्ति हैं इसी मार्ग पर चल के वो वहां तक पहुंचे हैं। और कोई भी अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ नहीं होता, तो हर कोई साधारण और सामान्य नहीं होता, और हर कोई पतित मतलब पाप कर्म करने वाला इंसान नहीं होता। हर कोई ऊंचाई तक पहुंच जा गया होता। और कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए संकल्प जागृत रहे, मतलब हमें अगर कोई भी अपना उन्नति अगर देखना है, तो हमें दृढ़ संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। वो ही करना ही होगा, नहीं तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, कैसा बीज कैसे फल। खेत में जिस प्रकार का बीज बोया जाएगा, उसी तरह के पौधे उगेंगे और वैसे ही फसल होगी। किसान जो फसल उगाना चाहता है, उसके लिए उसी प्रकार के बीज की व्यवस्था करता है। साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि वह बीज सड़ा घुना, छोटा, पुराना, कमजोर ना हो। जीवन एक खेत है, उसमें प्रगति और सफलता की फसल उगाई जानी है, तो ऐसे विचारों का मनः क्षेत्र में आरोपण करना चाहिए, जो प्रगति के लिए आवश्यक शक्ति का उद्भव कर सके। साहस और पुरुषार्थ के बिना किसी का आगे बढ़ सकना संभव नहीं। आलस्य और अनियमितता का अवरोध रहते कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन में सफल नहीं हो सकता। इन दुर्बलताओं को हटाने के लिए खेत के खरपतवार उखाड़ने जोतने की तरह हमें किसान का अनुकरण करना होगा।
तो यहाँ किसान का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह किसान किसी फसल को उगाने के लिए उस बीज की अच्छी प्रखरता है, उसे देखता है कि वो कहीं सड़ा घुना पुराना तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं है, उसकी फसल कैसी उगेगी। और उसी तरह जीवन भी जो है हमारा एक खेत की तरह है। अगर हम अगर हमें उसमें सफलता और प्रगति की फसल उगानी है, तो हमें अपने विचारों को मन के विचारों को आरोपण करना होगा और वहाँ पे अच्छे विचार के बीज हमें उत्पन्न करने होंगे, ताकि आवश्यकता आने पर वो अच्छे विचार मतलब ज़रूरत के समय वो अच्छे विचार हमारा साथ दें और हमारा साहस बढ़ाएँ। ना कि वो आलस्य और अनियमितता जो है, मतलब हमारा आलस्य जो है वो सबसे बड़ा हमारा सफलता के मार्ग पर बाधा डालते हैं, तो वो हमें उससे दूर रखें। तो इन दुर्बलताओं को हटाने के लिए जिस तरह किसान जो है फसल में खेत में क्या करता है, जो फसल के अलावा जो आजू बाजू में घास उगते हैं उसे वो छांटता है। तो उसी तरह हमें भी इन दुर्बलताओं को छांटना है, अपने सफलता के मार्ग पर से इनको हटाना होगा, आलस्य और बुरे विचार और हम जो अपनी बुरी आदतें रखते हैं दिनचर्या में उन्हें हमें छांटना होगा। जीवन का स्वरूप। एक मिनट। जीवन का स्वरूप संकल्प बीज की लहलहाती हुई हरी भरी फसल है। आशा है अन्न की राशि। मनः क्षेत्र के 3 विचारों को स्थान मिले, इसके लिए अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। कुछ भी कैसा ही बीज बो देने से कुछ भी उग सकता है और उपलब्धि कैसा भी हो सकती है। बीज की ओर से अपेक्षा बरतने वाला किसान अभिष्ट फसल काटने में सफल मनोरथ कैसा होगा? तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जीवन के स्वरूप में संकल्प एक बीज का काम करती है और जो संकल्प है वो ही हमारी मदद करती है फसल को हरी भरी रखने के लिए। संकल्प नाम का जो बीज है मतलब हमारी सफलता को पूरा करने के लिए संकल्प एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और जो आशा जो होप हम रखते हैं अपने मन में वो अन्न की राशि होती है। मतलब मन क्षेत्र में जो भी विचार आते हैं उनको स्थान दिया जाता है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। हम कैसे भी कुछ भी प्रकार के बीज अगर बो देंगे तो कैसे भी कुछ भी फसल आ जाएगी और फिर उसमें किसान का घाटा हो जाएगा। तो इसी तरह हमें कैसे भी किसी भी प्रकार के संकल्प जो है वैसे ना लेते हुए सोच समझकर हमें अ, निश निर्णय लेना होता है, ताकि हमारे आगे जो फसल निकलेगी, हमारे आगे के जो रास्ते बनेंगे वो उसी प्रकार के बनेंगे। प्रगति के लिए प्रयास बहुत किए जाते हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि निर्धारित दिशा में प्रेरणा देने वाले और पथ प्रशस्त करने वाले समर्थ विचारों की अभिष्ट या मात्रा संकलित कर ली गई या नहीं। वैयक्तिक दोष दुर्गुणों को काटिली झाड़ियां प्रगति के पथ को अवरुद्ध और दुरह बनाती है। यह दुर्गुण और कुछ नहीं उन विचारों के प्रतीक प्रतिनिधि है जिन्हें बहुत समय से ज्ञात या अविज्ञात रूप में मन क्षेत्र में संजोए जमाए रखा गया है।
सर्प के काटने पर उसका विष एक बूंद ही रक्त में प्रवेश करता है, पर वह कुछ ही देर में समस्त शरीर में फैल जाता है और अपना असर दिखाता है। कुविचार सर्पदंश की तरह है। वे ही अपना विस्तार करके दोष गुणों के रूप में फैल जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आंतरिक शत्रु मनोविकार बाहर के शस्त्रधारी शत्रुओं की अपेक्षा 1000 गुने अधिक बलिष्ठ हैं और घातक होते हैं। दूर रहने वाले बाहरी शत्रुओं से बचने और उन्हें निरस्त करने के एक अनेक उपाय हो सकते हैं, पर अहर्निश सामने रहने वाले इन घर के भेदियों को क्या कहा जाए। आस्तीन के सांप की तरह वे सदा घातक ही सिद्ध होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मतलब हमारे शरीर में कई प्रकार के इस पूरे शरीर में जैसे कोई सांप हमें काटता है तो उसका जो विष है कुछ ही देर में बहुत पूरे शरीर में वो फैल जाता है और उसका असर दिखने लगता है। तो उसी तरह कुविचार जो है वो एक सर्प का ही काम करता है। और अगर हमारे मस्तिष्क में कुविचार सदियों से बहुत लंबे समय से कुविचार ही फैलते जा रहे हैं तो वो सर्प के विष की तरह ही काम करता है और उस वही हमारे फिर हमारे आचरण में भी वही नजर आता है दो और हम दूसरों में भी दोष दुर्गुण देखते हैं और वही दोष दुर्गुण फैलते जाता है। तो उसी तरह हम यहाँ पे बताया जा रहा है जो आंतरिक हमारा शत्रु है वो मनोविकार ही है। मन के जो विकार है वो ही हमारा आंतरिक शत्रु है और उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आगे पढ़ते हैं। क्षतिग्रस्त दुर्बल और मरणासन्न शरीर वस्तुतः उस रोग के विषाणुओं का ही खाया हुआ है। घुन का कीड़ा चुपचाप लगा रहता है और विशाल शहतीर को खोखला कर देता है। कुविचार विषाणुओं से अधिक घातक और घुन से अधिक अदृश्य होते हैं। वे भीतर जमकर बैठ जाते हैं और गुण कर्म स्वभाव की सारी संपदा को खोखली और विषाक्त बना देते हैं। तो जो कुविचार होते हैं वो एक प्रकार से विषाणु की तरह होते हैं। विषाणु मतलब वायरस। जैसे वायरस जो है वो साइलेंटली एक बार किसी के बॉडी में चला गया तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और बहुत ही अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है वायरस किसी को भी। और हमारे भाई शरीर में वो पूरा फैल जाता है और अंदर ही अंदर वो हमें खोखला बना देता है। हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उसी तरह जो कुविचार है वो विषाणु से भी ज़्यादा घातक होते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और बहुत वो तो वायरस तो फिर भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लेकिन जो कुविचार है वो तो वैसे भी नहीं दिखते। वो शरीर के अंदर मन के अंदर हमारे मस्तिष्क में होते हैं और वो अदृश्य रूप में हमारे गुण के रूप में, हमारे कर्म के रूप में और स्वभाव के रूप में लोगों के सामने वो दिखता है और अंदर ही अंदर वो व्यक्ति को खोखला बना देता है। अच्छे स्वभाव के आदर्श रहित और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन की लाश ढोते हैं। उनके मनोरथ सफल हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रगति के लिए प्रखर व्यक्तित्व की आवश्यकता है। और जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो आदर्श ओछे स्वभाव सॉरी आई एम सो सॉरी ओछे स्वभाव के जो लोग होते हैं, ओछे मीन्स यहाँ पे वही जो भी चिड़चिड़ होता है और बहुत ही वो गुस्सैल स्वभाव के जो लोग होते हैं वो आदर्श रहित होते हैं, उनमें कोई आदर्श नहीं होता और लक्ष्य विहीन होते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता लाइफ में और वो कभी भी सफल नहीं रहते अपने जीवन शैली में। सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण का उठाया जाना चाहिए।
अपने विचारों, मान्यताओं और अभिमान की समीक्षा करनी चाहिए और उनमें जितने भी अवांछनीय तत्व हों, उनका उन्मूलन करने के लिए संकल्पपूर्वक जुट जाना चाहिए। संकल्प शक्ति की साधना और आत्मनिरीक्षण से व्यक्तित्व को इच्छित ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। तो सफल जीवन जीने के लिए हमें आकांक्षा अगर हमें सफल जीवन जीने की आकांक्षा है, हमारी इच्छा है कि हमें अपनी जीवन शैली जो है सफल बनानी है, तो उसके लिए हमें पहले खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, आत्मनिरीक्षण करना ज़रूरी है और उसमें हमारे जो विचार हैं, हमारे मान्यताएं हैं, उसका हमें छाँटना ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया गया कि किसान अपनी फसल को छाँटता है, उसे जो वेस्ट वीड्स हैं, जो घास है, उसको उखाड़ के फेंक देता है। उस तरह हमें अपने विचारों का छाँटना बहुत ज़रूरी है। उसी और जो बुरे विचार हैं, उसे हमें निकालना होगा और संकल्प लेकर उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें जुट जाना चाहिए और संकल्प शक्ति की जो साधना है और आत्मनिरीक्षण हमें हमेशा थोड़े-थोड़े समय में करते रहना चाहिए कि हम कितने ऊंचाई तक पहुँचे हैं और हमें और कितनी ऊंचाई हमें में जाना है और हमें कितना समय लगेगा, उसका हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो हम बार-बार रिपीट करते हैं और हमेशा हर स्वाध्याय में इसके बारे में बोला जाता है, स्वाध्याय। और हम रोज़ करते भी हैं, पर बहुत कम लोग जुड़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ शेयर कीजिए और स्वाध्याय में जोड़ने के लिए उनको कन्विंस कीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिनों में, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है, सही गलत हम नहीं उतना सोच पाते, हम इतने बिज़ी रहते हैं। तो हमें ये 20-30 मिनट्स का ये स्वाध्याय जो होता है, उसमें हमें जुड़ना चाहिए ताकि हमें इससे थोड़ी हेल्प मिले। हम हमें इतना तो है नहीं कि हम खुद से सब कुछ कर लें। अगर हम इन चीज़ों में जुड़ते रहेंगे, तो हमें हेल्प मिलेगी और गाइडेंस मिलेगा कि हमें कैसे करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और जो आत्मनिरीक्षण है, उसमें कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आज के स्वाध्याय हम यहीं पर रुकते हैं। आगे हम मंडे को स्वाध्याय लेंगे, संडे छुट्टी रहेगी।